झारखंड में घटना होती है, झारखंड की सरकार कार्रवाई नहीं करती है, निंदा है, पूरी निंदा है। वहां के मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। कर्नाटक में होता है, कर्नाटक के मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। मुझे कोई इस बात की परवाह नहीं है कि कहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, कहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, कहाँ पे भाजपा की सरकार है। मैं चाहता हूँ कि सारे चोर एक दूसरे के इस्तीफे ले लें और फिर हम लोग जो है सो पार्टी करें। अमेरिका ने इस तरह का फुल प्रूफ इंतजाम किया है कि वहाँ पर 1% से भी, जो इंटरनेट पर रिसर्च के दौरान मुझे पता चला, 1% से भी कम लीक की घटनाएं अमेरिका में हुई। इस देश में बहुत ईमानदारी बची हुई है, लेकिन ईमानदारी केवल और केवल भ्रष्टाचार के खेल में बची है। भ्रष्ट लोग बहुत ईमानदारी, उनके बीच लिखित दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है, उनको लिखित एग्रीमेंट करने की आवश्यकता नहीं है भ्रष्ट लोगों को आपस में। वहां पर वर्बल जो है एग्रीमेंट चलता है, और जो वर्बल एग्रीमेंट चलता है ना, वो फिर पक्का होता है, वो कोई तोड़ता नहीं है, कोई अपनी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करता। कमीशन अगर फिक्स हो गया है कि इनको 2% मिलेगा, उनको 3% मिलेगा, उनको 5% मिलेगा, तो वो बिना मांगे मिल जाता है। इस तरह की ईमानदारी है हमारी भ्रष्ट व्यवस्था। और ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में लगभग अनेक नेताओं ने इस बात की पुष्टि की है कि हाँ, अभिरंजन जी, मंत्रियों को मंथली टारगेट तो होता है, वो अपने नीचे के अफसरों को टारगेट देते हैं, अफसर अपने नीचे के, तभी तो थाने बिक रहे हैं, तभी तो पुलिस का एक एक अफसर बिका हुआ है। तो सारा पैसा वो चेन बना हुआ है। एक राज्य के विधानसभा अध्यक्ष ने तो मुझे यहाँ तक बताया कि अभिरंजन जी, मैं मंत्री नहीं बनना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मैं भाई विधानसभा अध्यक्ष ही बन के रहूँ, या विधान परिषद में मुझे सभापति बना के भेज दिया जाए, उधर अपना मैं कोने में पड़ा रहूँ, इज्जत प्रतिष्ठा मेरी बनी रहे, मंत्री न बनूँ मैं, ताकि जो है ये थोड़ी बहुत तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन जितनी डिमांड है आजकल की पॉलिटिक्स में राजनीतिक दलों द्वारा, आला कमान द्वारा, उतनी तो पूरी करने की मेरी हैसियत नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उधर ही पड़ा रहूँ। ये बच्चे हैं, तुम्हारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं, ये किसी पार्टी के बच्चे नहीं हैं। ये बेचारे वोट देने में भी सक्षम नहीं हुए, उसकी एलिजिबिलिटी नहीं बनी है। अपनी राजनीति, अपने भ्रष्टाचार का शिकार इनको बनाते हो। डायन भी एक घर छोड़ देती है भाई, कम से कम बच्चों को बख्श दो, कम से कम शिक्षा व्यवस्था को बख्श दो, परीक्षा व्यवस्था को बख्श दो, रोजगार की व्यवस्था को बख्श दो, कम से कम इतना तो करो। और नहीं तो जो विस्फोट होगा आने वाले समय में, उसको कौन रोक पाएगा। महात्मा गांधी को पैर छू के बताया जाता है कि पैर छुआ और फिर गोली मारी। तो भारत माता की जय बोलकर भी लोग भारत माता की हत्या कर रहे हैं, भारत माता की आत्मा पर चोट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, पेपर लीक का मुद्दा जो है काफ़ी संगीन मुद्दा है और काफ़ी गंभीर मुद्दा है। दिल्ली में आंदोलन हुए, देश के अन्य हिस्सों में आंदोलन हुए, और अभी जो है झारखंड में भी आंदोलन देखिए चल रहा है। तो आंदोलन कर रहे हैं बच्चे, ये बहुत अच्छी बात है, और मैं तो आंदोलनों का समर्थक हूँ। मैं तो किसी को आंदोलन जीवी कहे जाने के पक्ष में नहीं हूँ। लोकतंत्र का तो आधार स्तंभ ही आंदोलन है। तो चाहे सत्ता पक्ष के खिलाफ आंदोलन हो तो भी मैं जनता के पक्ष में खड़ा हो जाता हूँ, चाहे विपक्षी शासन वाले राज्यों में उनकी सरकार के खिलाफ आंदोलन हो तो भी मैं जनता के ही पक्ष में खड़ा रहता हूँ, क्योंकि राजनीतिक दल मेरा कोई पक्ष नहीं है। मेरा पक्ष जो है जनता है, मैं जनपक्षधर व्यक्ति हूँ। तो झारखंड में भी जो आंदोलन चल रहा है, वहाँ पर भी मेरी संवेदना है, सहानुभूति, समर्थन जो है वहाँ के छात्रों के साथ है, न कि वहाँ की सरकार के साथ है। वहाँ की सरकार को संवेदना के साथ जो है छात्रों की मांगें सुननी चाहिए, उनको संतुष्ट करना चाहिए, और जो गलतियाँ हुई हैं उनको कैसे वो दुरुस्त करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करना चाहिए, छात्रों को संतुष्ट करना चाहिए। अगर छात्र संतुष्ट नहीं होते हैं तो मेरा ये मानना है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा बिल्कुल होना चाहिए। ये ऐसे संवेदनशील और संगीन मामले होते हैं कि तमाम जिम्मेदार अफसरों का भी इस्तीफा लिया जाना चाहिए। और मुझे तो बड़ा आनंद आएगा जब विपक्ष शासित राज्यों में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सत्ता पक्ष वाले जो केंद्र में बैठे हुए हैं वो आंदोलन करके उनका इस्तीफा ले लें, और केंद्र और जो केंद्र की सत्ता वाले राज्यों में जिनकी सरकारें हैं वहाँ पर अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उनका इस्तीफा जो है विपक्ष ले ले। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि भ्रष्टाचारियों के बीच में और चोरों के बीच में आपस में अगर एक दूसरे की पोल खोलते हुए, एक दूसरे के खिलाफ आंदोलन करते हुए अगर वे एक दूसरे को निपटा दें तो जनता का काम बड़ा आसान हो जाएगा। मतलब क्या आनंद आ जाएगा कि पेपर लीक के सवाल पर
अगर देश में तमाम राज्यों में छात्र जो है जागृत हो जाएं और तमाम राज्यों में छात्र जो है शांतिपूर्वक आंदोलन करें और जितने जिम्मेदार लोग हैं एटलीस्ट टॉप लेवल के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों के इस्तीफे हो जाए। केंद्र में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, अब भारत के 10-15 राज्यों में भी इस्तीफे हो जाए शिक्षा मंत्री के, शिक्षा सचिव के, कुछ अफसरों के, तो आनंद आ जाएगा। सत्ता पक्ष वाले जो भाजपा और एनडीए के शासन वाले राज्य हैं वहाँ भी इस्तीफा हो जाए और विपक्ष के शासन वाले राज्य जो हैं वहाँ भी इस्तीफा हो जाए, तो सोचिए कितना मज़ा आएगा। हम लोग तो इसी की कामना कर रहे हैं, क्योंकि हो ये रहा है कि भाजपा और एनडीए वाले इतने दुष्ट हैं कि वो कांग्रेस और विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों की लिस्ट दिखा देते हैं कि देखो वहाँ पर भी तो लीक हो रहे हैं, वहाँ की बात ये क्यों नहीं करते हैं। और विपक्ष वाले भाजपा के शासन वाले राज्यों की लिस्ट दिखा देते हैं कि देखो भाजपा के शासन में लीक हो रहे हैं, वहाँ की बात करो, हमारे राज्य की बात नहीं करो। तो ये नहीं चलेगा। बच्चे तो हमारे सभी हैं, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो कर्नाटक में हो, चाहे वो झारखंड में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश या बिहार में हो, या पूरे देश के बच्चे हों। तो समस्याओं को तुम राजनीतिकरण करके टाल नहीं सकते हो। ये इतना संवेदनशील मामला है हमारे देश में। ये बच्चे जो समझिए कि दिन रात 12-12, 14-14 घंटे, 16-16 घंटे करके तैयारी करते हैं, उनके ऊपर अभिभावकों का दबाव होता है। बहुत सारे बच्चे गरीब होते हैं जो किस तरह से पैसों का इंतज़ाम करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाकर परीक्षा देने जाना, ट्रेनों में बोरों की तरह कसकर जनरल बोगियों में सफ़र करना, प्लेटफॉर्मों पर रात में सोना और किसी तरह से परीक्षा देना। इस तरह का संघर्ष करके जो बच्चे परीक्षा देते हैं और फिर अलग अलग परीक्षाएं देने के लिए अलग अलग शहरों में जाना, उन सब के फॉर्म भरने के लिए पैसों का इंतज़ाम करना। देखिए हर आदमी तो यहाँ पर जो है बहुत अमीर और सक्षम नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो गरीब हैं, जिनके पास संसाधनों की बहुत कमी है। अगर संसाधनों की कमी नहीं है तो देश के 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दिया जा रहा है मुफ्त में? इसका मतलब है कि उनको खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। 2 जून की रोटी के भी जिन लोगों के लाले पड़े हैं, उनके बच्चे शहर दर शहर भटकते हुए परीक्षाएं देते रहें और एक उम्मीद में परीक्षाएं देते रहें और उनके पेपर लीक होते रहें और कांग्रेस वाले भाजपा की तरफ गेंद उछालें और भाजपा वाले कांग्रेस की तरफ गेंद उछालें, तो कम से कम हम जैसे लोग इस तरह की गंदी राजनीति को सपोर्ट नहीं कर सकते। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि भाजपा वाले क्या करें कि कांग्रेस और विपक्षी शासन वाले जो राज्य हैं उनके जिम्मेदार लोगों के इस्तीफे ले लें आंदोलन करके, और कांग्रेस और विपक्षी दलों के जो लोग हैं वो भाजपा के शासन वाले राज्यों के मंत्रियों और जिम्मेदार लोगों के अफसरों के इस्तीफे ले लें। तो बड़ा मजा आ जाएगा कि भ्रष्टाचारी आपस में ही लड़ रहे हों, चोर जो है आपस में लड़ रहे हों और एक दूसरे के इस्तीफे ले रहे हों, तो जनता का काम आसान देखिए हो जाएगा। जो हमारे बच्चों को सड़क पे आके लाठियां खानी पड़ रही है और कहीं पर AK-47 चल रही है, कहीं पर पैलेट गन चलने के आरोप लग रहे हैं, तो कम से कम हमारे बच्चों का काम आसान होगा और वो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे पाएंगे। तो मुद्दा ये है कि लगातार जो है आप देखिए इस हम्माम में कौन नंगा नहीं है। अब केंद्र की सरकार तो घुटने पर आई, उसने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया, चाहे एक लंबी बेरुखी के बाद इस्तीफा लिया, लेकिन लिया। एक कानून भी जो 2024 में भी बनाया था, उस कानून को संशोधन करके कम से कम इतना दावा किया कि हम इस कानून को और सख्त बना रहे हैं। चाहे वह ढोंग ही हो, चाहे उसका सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो, बट एटलीस्ट इस वक्त इतना करते हुए तो वो दिखाई दिए हैं कि भाई तरह तरह के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके लिए कानून में उन्होंने व्यवस्था कर दी है कि इंडिविजुअल को इतनी सज़ा मिलेगी, इतना जुर्माना होगा। संस्थाएं हैं तो उनको इतनी, जो परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाएं हैं उनके लिए ऐसा कोई माफिया है, गैंग है, गिरोह है, तो उनके लिए इतना तो कम से कम उन्होंने किया है कि 10 साल तक की सज़ा और 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान किया है। हालांकि इसी बीच में हमने देखा कि पेपर लीक के कई आरोपी जो है सबूतों के अभाव में बरी भी हुए। जैसे बिहार में एक संजीव मुखिया का नाम लिया जा रहा था, बरी हो गया, CBI ने ही बरी किया। जो केंद्रीय तोता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा, मैं कौन होता हूँ तोता कहने वाला, तो अगर वो कांग्रेस के शासनकाल में तोता था तो अभी तो वो मैना हो नहीं गया होगा, वो अभी भी वो तोता ही होगा, आप समझ लीजिए। तो जो केंद्रीय तोता है उसी ने बरी किया है उनको। तो अब कहानी ये सब हो रही है कि एक तरफ कड़े कानून भी बनाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है लोग छूट भी रहे हैं। और कन्विक्शन का मैं अभी इस पर रिसर्च कर रहा था, तो चूंकि क्या है ना कि ये बड़ा मुश्किल होता है कि आंकड़ा निकालना कि कितनी सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए।
क्योंकि परीक्षाएं भी कई तरह की होती हैं। बड़ी परीक्षाएं जिसमें 1 लाख से ज़्यादा बच्चे भाग ले रहे हैं, कई छोटी छोटी परीक्षाएं होती हैं, ऐसी परीक्षाएं भी होती हैं जिसमें कुछ ही हज़ार बच्चे भाग लेते हैं। तो ये देखो, बड़ा एक कॉन्क्रीट फिगर देना बड़ा मुश्किल है कि कितनी परीक्षाओं में पेपर लीक हुए, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए उन सारी परीक्षाओं में, और कितने लोगों के खिलाफ कन्विक्शन हुआ। बट जो मोटा मोटी हम लोग अभी एक रिसर्च कर रहे थे, तो उसमें हमारे सामने 2-3 सिग्निफिकेंट आंकड़े आए जिनका जिक्र करना मुझे लग रहा है कि ज़रूरी है। राहुल गांधी ने लोकसभा में जो आंकड़ा दिया, उसमें उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में 152 पेपर लीक हुए और 7.5 करोड़ छात्र इस चीज़ से प्रभावित हुए। उन्होंने क्लेम किया कि किसी को इन 10 वर्षों में पेपर लीक के अपराध के कारण सज़ा नहीं मिली। तो ये राहुल गांधी का आंकड़ा था। उन्होंने अपने तरीके से रिसर्च करवाई होगी, उनके पास पूरी टीम है। लेकिन जो इंडिया टुडे का आंकड़ा था, उसने 2019 से लेकर 2024 का एक आंकड़ा दिया। उसमें 65 पेपर लीक की बात इंडिया टुडे ने अपने रिसर्च में कही 19 राज्यों में। इसी तरह से दैनिक भास्कर का जो आंकड़ा मैंने देखा, 2014 से लेकर जुलाई 2026 का उन्होंने आंकड़ा दिया। उन्होंने कहा कि कम से कम 116 मामले पेपर लीक के हुए हैं और 7.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं, ऐसा दावा जो है दैनिक भास्कर ने भी किया। और एक और स्वतंत्र संस्था है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है न्यूज़ लॉन्ड्री, उसके विश्लेषण में भी हमने देखा कि उन्होंने 2014 से लेकर 2024 के आसपास 89 पेपर लीक्स की घटनाओं को चिन्हित किया है। तो इतना तो तय है, चाहे आंकड़ों में अंतर है, संख्या में अंतर है। संख्या में अंतर का कारण मैंने आपको बता दिया कि कौन किन किन परीक्षाओं को काउंट कर रहा है, कौन सी परीक्षाएं किसके लिए बड़ी परीक्षाएं हैं जिनको शामिल करके वो आंकड़े तैयार कर रहा है, इस बात पर भी निर्भर करता है। और भी कई फैक्टर्स होंगे इस आंकड़ों के अंतर के पीछे। तो आंकड़े चाहे उनमें थोड़ा बहुत अंतर दिख रहा हो, लेकिन ये इस्टेब्लिश हो रहा है कि बड़े पैमाने पर ये चीज़ें हो रही हैं। तो बड़े पैमाने पर चीज़ें हो रही हैं, केंद्रीय परीक्षाओं में भी देखिए हो रही हैं, राज्यों की परीक्षाओं में भी हो रही हैं। तो हमको ये देखना पड़ेगा, सत्ता पक्ष जो अभी केंद्रीय सत्ता में है, भाजपा शासित जो डोमेन है उसमें भी हो रहा है, विपक्ष के डोमेन में भी हो रहा है। तो इसमें किसी का बचाव करने की ज़रूरत नहीं है और डिफेंसिव होने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आरोप लग रहे हैं, अगर दुर्घटना हुई है, तो इसको विनम्रता से स्वीकार कर लेने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि बच्चे तो सबके हैं, बच्चों की तो कोई राजनीति है नहीं। इनमें बहुत सारे बच्चे तो वो हैं जो बेचारे वोट भी नहीं देते हैं, जिनको वोट देने का भी अधिकार नहीं है। अब जो 15-16 साल का बच्चा है जो इंटर पास करके बेचारा स्ट्रगल कर रहा है कि पेपर लीक हो रहा है, अब वो तो 18 साल का भी देखिए नहीं हुआ है, वो किसी पार्टी का नहीं है, वो न भाजपा का है न कांग्रेस का है। अब उस बच्चे का राजनीतिकरण किया जाना, उसको कोई देशद्रोही कह दे, उसको कोई संस्कार पे प्रश्न चिन्ह उठाए, तो मुझे लगता है कि ये हमारे अपने संस्कार और हमारे अपने देश प्रेम की समझ पर जो है एक प्रश्न चिन्ह है। तो ये सभी राजनीतिक दलों को संवेदनशीलता से सोचना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि इस पर थोड़ा सा ढंग से जो है काम हो। तो किस तरह का काम हो सकता है जो मुझे समझ में आता है, जो मैंने देखा। अब जैसे मैं सोच रहा था, मुझे हमेशा जो है ये लगता है कि दुनिया का सुपर पावर जो है अमेरिका है। मैं सबसे पहले उसी को देखता हूँ। हालांकि अभी अमेरिका से ही सबसे ज़्यादा हमारे मतभेद चल रहे हैं। वो जिस तरह का वहाँ पर शासन है, जिस तरह की वहाँ पर सरकार है, एक दादागिरी वाला उनका एटीट्यूड है। कहीं भी दुनिया में जाके बम फोड़ देना, किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को भी मार देना, किसी देश के दूसरे देश में जाके राष्ट्राध्यक्ष को गिरफ्तार कर लेना। तो इस तरह की दादागिरियाँ भी चल रही हैं। पहले भी अमेरिका इस तरह का काम करता रहा है। बट इन सब चीज़ों के बावजूद अगर मैं एक शक्तिशाली और डेवलप्ड नेशन के रूप में देखता हूं, तो इस वक्त अमेरिका निर्विवाद रूप से उस पोजीशन को होल्ड कर रहा है। तो इसलिए जब भी अपने देश में कोई इस तरह की अनियमितता होती है, भ्रष्टाचार के मामले होते हैं, तो सबसे पहले मैं अमेरिका की तरफ देखता हूं कि अमेरिका में क्या हो रहा है। और इसलिए भी मैं अमेरिका की तरफ देखता हूं कि हमारे देश के ज़्यादातर प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं, उनकी फर्स्ट चॉइस है पढ़ाई के लिए भी और रोज़गार के लिए भी वो अमेरिका की तरफ जो है कूच करना चाहते हैं। तो इसलिए भी हम जानना चाहते हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है। तो हमने देखा अमेरिका में जो थोड़ा बहुत हमने रिसर्च किया, ऑब्वियसली इंटरनेट ही वो माध्यम है जिसके ज़रिए हमने रिसर्च किया। तो उसमें हमें ये समझ में आया कि
100% लीक तो एक आदर्श स्थिति है रोकना, और वो शायद मुश्किल भी है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति जो उससे जुड़ा हुआ है प्रक्रिया से, अगर वो बेईमान हो जाए तो चीज़ें लीक हो सकती हैं। अगर एक व्यक्ति भी बेईमान हो जाए तो चीज़ें लीक हो सकती हैं। लेकिन अमेरिका ने इस तरह का फुल प्रूफ इंतज़ाम किया है कि वहाँ पर 1% से भी, जो इंटरनेट पर रिसर्च के दौरान मुझे पता चला, 1% से भी कम लीक की घटनाएं अमेरिका में हो रही हैं। तो ये अपने आप में जो है मुझे थोड़ा इंस्पायरिंग लगा। तो उनका मॉडल भी समझना चाहिए, कैसे हमारे यहाँ लगभग जो है 100% लीक हो रहा है क्या। हालांकि मैं पुष्टि नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह का ये देश है, जितना भ्रष्टाचार है, और जिस तरह से लगातार बच्चे सवाल उठा रहे हैं, और जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, 152 परीक्षाएं, 89 परीक्षाएं, 112 परीक्षाएं अलग अलग रिसर्च में, तो लगता है कि क्या सारी ही परीक्षाओं के लगभग लीक हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ अगर 100% परीक्षाओं के पेपर ना भी लीक हो रहे हो तो 50, 60, 70% परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहे हैं, गलत मार्किंग हो रही है, और भी कई तरह की चीज़ें हो रही हैं कि एक परीक्षार्थी की जगह पे दूसरा बैठ जा रहा है, और भी कई तरह की इसमें चीज़ें हो रही हैं। भ्रष्टाचार के विभिन्न स्वरूप हैं। तो अमेरिका कैसे उसको 1% पे लेके आता है, तो उसमें मुझे ये पता चला कि एक तो उनके यहाँ एक ही दिन में, चूँकि हमारे जितनी बड़ी आबादी भी उनकी नहीं है, सौभाग्य से हम 140-50 करोड़ कितना पहुँच गए हमें तो पता ही नहीं है, क्योंकि अभी तो 21 की जनगणना भी नहीं हुई है, वो 27 में चली रही है, अभी 26-27 में आंकड़े आएंगे, शायद 28-29 तक आएंगे। तो हमें तो 2011 के बाद शायद देश की कितनी आबादी हो गई है एक्चुअली, वो 28-29 में जाके पता चले, 27 के जनगणना के आंकड़े। तो 140-50 करोड़ पे शायद हम होंगे, वो देश जो है 33-34 करोड़ की आबादी वाला है। तो ठीक है कि हमारे जितनी आबादी भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि एक ही दिन में, सिंगल डे में लाखों, ऐसा एग्जाम उस तरह से नहीं कराते कि लाखों बच्चे एक ही साथ एग्जाम दे रहे हैं। प्लस वो लोग क्या करते हैं कि एक ही क्वेश्चन पेपर सबको नहीं बांटा जा रहा है। वो लोग ऐसा नहीं करते कि एक ही क्रम में सारे क्वेश्चंस जो है सेट किए जा रहे हैं। एक ही व्यक्ति या एक ही टीम जो है सारे क्वेश्चन को सेट नहीं कर रहा है। तो मुझे ये समझ में आया कि एक तरीका बनाया जा सकता है। मान लीजिए कि जैसे नीट के परीक्षा को लेकर अभी काफ़ी बवाल हुआ है हमारे यहाँ, ठीक है, अभी उन्होंने कहा कि एयरफोर्स लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन देखो फोर्स का काम थोड़े है, सुरक्षा बलों का काम सीमा की सुरक्षा करना है यार। पेपर लीक करने के लिए अगर उनको लगाना पड़े तो ये पूरे राष्ट्र के लिए शर्म की बात है। विश्व गुरु बनते बनते ये हमारे लिए तो मतलब भयानक शर्म की बात हो जाएगी। मतलब देश का हर नागरिक भ्रष्ट है इसका मतलब। तभी तो हमको आर्मी बुलाकर जो है कोई परीक्षा में चोरी रोकनी पड़ेगी। मतलब छात्र भ्रष्ट हैं, छात्रों के अभिभावक भ्रष्ट हैं, परीक्षा कराने वाला इन्विजिलेटर जो है परीक्षा हॉल में मौजूद है वो भ्रष्ट है, पेपर सेट करने वाला भ्रष्ट है, पेपर को ले जाने वाला भ्रष्ट है, सचिव भ्रष्ट है, मंत्री भ्रष्ट है। अगर इतना सारा भ्रष्टाचार हो तभी तो आर्मी और एयरफोर्स और सशस्त्र बलों को लगाने की जरूरत है। तो ये अपने आप में ही मुझे शर्मिंदगी वाली बात लगती है कि एक पेपर लीक को रोकने के लिए मतलब जो है इतना बड़ा जो है एक मच्छर को मारने के लिए मतलब तोप वोप चलाना पड़ जाए। तो अब ये है कि तो थोड़ा सा इसमें ईमानदारी की तो ज़रूरत देखो पड़ेगी, क्योंकि भारत में जिस लेवल की बेईमानी है उसमें कोई भी सुझाव देना खतरे से खाली नहीं है। मैं कोई सुझाव दूं, आप कहें कि नहीं नहीं बड़ा अच्छा है, उन सुझावों पर कमेटी भी बन जाए, कोई मान भी ले, कह दे कि हाँ ठीक है देश के लोगों ने ऐसे ऐसे सुझाव दिए, हमने उनको मान लिया, फिर पता चला अगले साल चोरी हो रही। क्योंकि आदमी की बेईमानी जो भीतर है उसको कैसे रोकोगे तुम। तो ये हो सकता है जैसे नीट की बात हो रही है, अब वहाँ पर जो है क्या हो रहा है कि 3 विषय होते हैं, 180 क्वेश्चंस होते हैं, 60-60 क्वेश्चन हर विषय में। तो अगर मान लीजिए कि 60 क्वेश्चन है फिजिक्स में, 60 केमिस्ट्री में, 60 जो है बायोलॉजी में है, मैं एक उदाहरण के तौर पर नीट का कह रहा हूँ, इसको सारी परीक्षाओं में आप आजमा सकते हैं। अब 60 क्वेश्चंस को मान लीजिए कि 10 सेगमेंट में हम बांट दें, कि मतलब एक ग्रुप है, 5 विशेषज्ञों का ग्रुप जो है वो केवल 6 क्वेश्चन सेट करे, 6 क्वेश्चन केवल सेट करे वो, और दूसरा ग्रुप जो है वो 6 क्वेश्चन सेट करे, तीसरा 6, और इस तरह से 10 ग्रुप काम करें, 5-5, 6-6 लोगों के, 7-7 विशेषज्ञों के, और वो 6-6 जो है क्वेश्चंस को सेट करें। और ये सारे जो ग्रुप्स हैं 10 ग्रुप, ये सारे 10 ग्रुप का आपस में एक दूसरे से कोई कनेक्शन ही नहीं है।
वो एक दूसरे के बारे में जानते ही नहीं हो कि ये 6 क्वेश्चंस तो मैं सेट कर रहा हूँ, बाकी के 6 क्वेश्चंस कौन सा ग्रुप सेट कर रहा है, उनको जानकारी ही नहीं हो, उनके बीच में कोई संवाद नहीं हो, कोई कनेक्शन नहीं हो। तो क्या होगा कि मान लीजिए कि अगर इन 6 क्वेश्चन सेट करने वालों में यदि कोई बेईमान निकल गया तो 6 ही क्वेश्चन लीक होगा। एक बात तो 60 क्वेश्चंस की परीक्षा है और तीनों विषय को मिलाकर 180 क्वेश्चंस की परीक्षा है। तो अगर 6 क्वेश्चन लीक भी होता है तो कुछ तो अपराध तो भयंकर ये भी हो जाएगा, लेकिन 180 में 6 क्वेश्चंस अगर लीक हो रहा है। अच्छा, अब ये 6 क्वेश्चंस भी मान लीजिए किसी ने लीक कर दिया तो उसका तरीका दूसरा क्या है कि एक ऑर्डर में नहीं होगा, क्वेश्चंस तो वही 180 होंगे तीनों विषयों को मिलाकर, लेकिन एक ऑर्डर में नहीं होगा। हर बच्चे को, जो बायोलॉजी के बच्चे को 60 क्वेश्चंस मिले हैं, वो हर बच्चे को अलग अलग क्रम में मिलेगा, वो एक क्रम में वो क्वेश्चंस मिले ही नहीं। तो दूसरा मेजर हो गया। उसके बाद इसके कारण क्या हुआ कि मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन किसी ने लीक कर भी दिया तो चूंकि क्रम अलग है, तो जो नकल कराने वाले लोग हैं या जो जिन बच्चों तक वो 6 क्वेश्चंस जो है आउट ऑफ 60 पहुंच भी गए हैं किसी भ्रष्टाचार और बेईमानी के कारण, तो चूंकि उनका क्रम अलग है तो वो कंफ्यूज होंगे और शायद सही जवाब दे पाए ना दे पाए। तो दूसरा तरीका ये होगा। लेकिन मैं ये जो बातें कह रहा हूं, कोई एक तरीका आप अपनाएंगे और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तरीका नहीं अपनाएंगे तो फेल कर जाएगा। ये सारे तरीके आपको इकट्ठा अपनाने पड़ेंगे। तो मैंने पहली चीज ये कही कि कोई एक ही टीम जो है सारे क्वेश्चंस को सेट नहीं करेगा। अगर 60 क्वेश्चंस एक परीक्षा में, एक विषय में जाने हैं, तो 60 क्वेश्चंस को सेट करने के लिए 10 टीमें हों, 6 क्वेश्चन सेट करें। अगर सरकार की हैसियत है और सरकार सक्षम है तो 20 टीमें हो, 3-3 क्वेश्चन सेट करो भाई। आखिर किसी भी सब्जेक्ट में 20 चैप्टर, 25 चैप्टर, 30 चैप्टर तो होते ही हैं, तो एक चैप्टर से कितने सवाल पूछ लोगे। तो अगर सरकार की हैसियत है, सरकार में दम है, सरकार की मंशा साफ है, तो मैं 10 कह रहा हूं। आप जो है एक विषय के 60 प्रश्नों को सेट करने के लिए आप 20 टीमें गठित कर दीजिए। केवल 3-3 क्वेश्चन वो सेट करें और उन 20 टीमों का आपस में कोई संपर्क ही नहीं हो, वो जानते भी नहीं हो एक दूसरे को। और फिर क्या किया कि आपने उन सारे विद्यार्थियों को अलग अलग क्रम में वो मिला, सीरियली मिला ही नहीं। जो राम को मिला 1 से 60 तक, वो श्याम को नहीं मिला। पता चला श्याम को जो है 45वें नंबर, जो राम को 45वें नंबर पर है, वो श्याम को पहले नंबर पर मिल गया, और जो राम को पहले नंबर पर मिला वो बलराम को जो है 49वें नंबर पर मिला। तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दो तरीके मैंने आपको बताए और इनमें से कोई भी तरीका मेरा अपना नहीं है, जो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया और वो सब किया उसके आधार पर। तीसरा, जिसकी बात चल भी रही है, देश में लोगों ने कहा भी है कि ये जो है पेपर वाली परीक्षा न कराएं, या पेपर वाली परीक्षा अगर कराएं तो वो जो है एक सर्वर पे वो सेव हो और परीक्षा से आधे घंटे पहले वो जो है परीक्षा सेंटर पर ही, परीक्षा केंद्र पर ही डाउनलोड हो। आप इसको थोड़ा और सक्षम बनाइए, उसको 15 मिनट पहले करिए, या तो पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जैसे कि अमेरिका वगैरह में ज़्यादातर मामलों में होता है। तो या तो अगर आप सक्षम हैं, अगर आप ऐसी व्यवस्था लागू कर सकते हैं तो पूरा कंप्यूटर बेस्ड आप टेस्ट करिए और उसको हैकिंग प्रूफ बनाइए, कोई हैक नहीं कर पाए। पता चला कि हमने कह दिया कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बनाइए और इस भ्रष्ट देश में वो सिस्टम ही हैक हो गया, तो फिर तो मैं फेल हो जाऊंगा और मुझे ही गालियां पड़ने लगेंगी, जबकि मंशा मेरी साफ है। तो आपको ईमानदार तो देखो होना पड़ेगा। अगर आप ईमानदार नहीं होंगे तो कोई भी उपाय आपको हम बता देंगे तो आप कर ही लेंगे, चोरी अगर करनी है तो अगर कंप्यूटर बेस्ड आप बना रहे हैं तो ये सब हैकिंग प्रूफ वगैरह आप उसको करिए। अगर आप परीक्षा केंद्र पर डाउनलोड कर रहे हैं तो क्यों 1 घंटा पहले भी क्यों डाउनलोड करना भाई, 15 मिनट पहले डाउनलोड करो। एक परीक्षा केंद्र पर कितना बड़ा वो होता है, 15 मिनट में पहुंचे लोग वो सारा निकाल कर, तो 15 मिनट पहले या आधे घंटे पहले डाउनलोड कर लो। लेकिन मेरा कहना है कि उसको फुल प्रूफ बनाओ, चाहे तुमको व्यावहारिक रूप से जो सही लगता है वो काम करो, लेकिन उसको फुल प्रूफ तुम बनाओ। ये चोरी चकारी बंद करो भाई। तो आपने उसको आधे घंटे पहले डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने में जिस व्यक्ति ने डाउनलोड किया वो, जैसे हम लोग, आप सब लोग फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, सब कुछ चला रहे हैं, 2-3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखिए डाउनलोड करने वाला, उसमें वो अपना उसका बायोमेट्रिक्स यूज हो।
मैंने डाउनलोड किया तो मेरे बायोमेट्रिक्स यूज हो, 3 फैक्टर जो है उसमें हमारा चेक हो कि मेरे नाम से कोई दूसरा डाउनलोड न कर ले। अगर मैं डाउनलोड कर रहा हूं तो मैं ही डाउनलोड कर सकूं, ये सुनिश्चित करिए। तो आप ये सारे तरीके देखो अपना सकते हैं। और फिर क्या है कि तब जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे और इसके साथ कानून को एम्पावर करेंगे, आप अपनी जांच एजेंसियों को तोता नहीं रहने देंगे। ये जो भ्रष्टाचार का खेल आप खेल रहे हैं और ये जो मंत्रियों को मंथली टारगेट होता है कि हर महीने इतने की उगाही करनी है आपके डिपार्टमेंट से, पार्टी के फंड में इतना पैसा आना चाहिए। अब इन चीज़ों के सबूत तो हम दे नहीं सकते क्योंकि सबूत तो चोर छोड़ते नहीं आजकल, लेकिन इस सच्चाई को कौन नहीं जानता है। महाराष्ट्र के मंत्री पर आरोप भी लगे थे कि वो मंथली टारगेट देते हैं वो अफसरों को, और ये एक सच्चाई है। ये ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में देश के तमाम नेताओं से हमारी बातचीत होती रही है और ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में लगभग अनेक नेताओं ने इस बात की पुष्टि की है कि हाँ अभिरंजन जी, मंत्रियों को मंथली टारगेट तो होता है, वो अपने नीचे के अफसरों को टारगेट देते हैं, अफसर अपने नीचे के, तभी तो थाने बिक रहे हैं, तभी तो पुलिस का एक एक अफसर बिका हुआ है। तो सारा पैसा वो चेन बना हुआ है भाई। देश में मैं कहता हूं कि बहुत भ्रष्टाचार है, लेकिन भ्रष्टाचार के खेल में बहुत ईमानदारी है भाई। इतना भ्रष्टाचार है, अगर इस देश में ईमानदारी कहीं पर बची हुई है, ये शर्मिंदगी की बात है और मैं ये कहते हुए गौरव महसूस नहीं कर रहा हूं। इस देश में बहुत ईमानदारी बची हुई है, लेकिन ईमानदारी केवल और केवल भ्रष्टाचार के खेल में बची हुई है। भ्रष्ट लोग बहुत ईमानदारी, उनके बीच लिखित दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है, उनको लिखित एग्रीमेंट करने की आवश्यकता नहीं है भ्रष्ट लोगों को आपस में। वहां पर वर्बल जो है एग्रीमेंट चलता है, और जो वर्बल एग्रीमेंट चलता है ना, वो फिर पक्का होता है, वो कोई तोड़ता नहीं है, कोई अपनी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करता। कमीशन अगर फिक्स हो गया है कि इनको 2% मिलेगा, उनको 3% मिलेगा, उनको 5% मिलेगा, तो वो बिना मांगे मिल जाता है। इस तरह की ईमानदारी है हमारी भ्रष्ट व्यवस्था में। तो भाई साहब, हम लोगों को सब कुछ पता है, सबूत मांगोगे तो नहीं दे पाऊंगा, और आरोप लगते रहे हैं। ऑफ द रिकॉर्ड हमें नेताओं ने बताया है। एक राज्य के विधानसभा अध्यक्ष ने तो मुझे यहां तक बताया कि अभिरंजन जी, मैं मंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मुझे लगता है कि मैं भाई विधानसभा अध्यक्ष ही बन के रहूं, या विधान परिषद में मुझे सभापति बना के भेज दिया जाए, उधर अपना मैं कोने में पड़ा रहूं, इज्जत प्रतिष्ठा मेरी बनी रहे, मंत्री न बनूं मैं, ताकि जो है ये थोड़ी बहुत तो मैं भी कर सकता हूं। लेकिन जितनी डिमांड है आजकल की पॉलिटिक्स में राजनीतिक दलों द्वारा, आला कमान द्वारा, उतनी तो पूरी करने की मेरी हैसियत नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि मैं उधर ही पड़ा रहूं। तो अब इस तरह की बातें अगर देश के जिम्मेदार लोगों ने की हैं, तो हमें पता है कि क्या खेल चल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि ये भ्रष्टाचार वाला खेल बंद करो। अरे ये बच्चे हैं, तुम्हारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं, ये किसी पार्टी के बच्चे नहीं हैं। ये बेचारे वोट देने में भी सक्षम नहीं हुए, उसकी एलिजिबिलिटी नहीं बनी है। अपनी राजनीति, अपने भ्रष्टाचार का शिकार इनको बनाते हो। डायन भी एक घर छोड़ देती है भाई। तो जो तुमको करना है, मैं तो रोकने वाला कोई होता नहीं हूं, न मेरी हैसियत है कि मैं रोक पाऊंगा, लेकिन कम से कम बच्चों को बख्श दो, कम से कम शिक्षा व्यवस्था को बख्श दो, परीक्षा व्यवस्था को बख्श दो, रोजगार की व्यवस्था को बख्श दो, कम से कम इतना तो करो। और नहीं तो जो विस्फोट होगा आने वाले समय में, उसको कौन रोक पाएगा। देश जो है चंद नेताओं से बनता है क्या? मैं बार बार ये चीज कहता हूं। देश जो है मेरे बिहार की विधानसभा में बैठे हुए 243 विधायकों से बनता है क्या? या केंद्रीय लोकसभा में बैठे हुए 543 लोगों से बनता है क्या? देश जो है 150 करोड़ लोगों से बनता है। 33 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया है, पहाड़ी पठारी रेगिस्तानी सभी तरह के इसमें इलाके हैं, पूरा भूगोल अलग है, भाषा अलग है, तरह तरह के लोग हैं। इन सब लोगों को मिलाकर देश बन रहा है भाई। तो ये काम मत करो, ये काम मत करो। ये भ्रष्टाचार जो कर रहे हो, बच्चों में बहुत आक्रोश है, बच्चों में बहुत आक्रोश है। और जब फ्रस्ट्रेशन हद से बढ़ जाता है तो जो लोग गाली देने को संस्कारों के खिलाफ मानते हैं, उनके मुंह से भी गाली निकलने लगती है। मैंने कहा था एक बार कि गालियां देना, इसका कोई भी भद्र व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति समाज में समर्थन कर ही नहीं सकता। और मेरे जैसा व्यक्ति जो भाषा का ही व्यक्ति है, जिसने भाषाई मर्यादा पर हमेशा जोर दिया है, हमारे फेसबुक पेज पर भी अगर कोई आकर
गलत टिप्पणी करता है तो मैं उसको आगाह करता हूं कि मेरे पेज पर आप भाषाई मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। आलोचना आप सारी कर सकते हैं, लेकिन भाषाई मर्यादा के दायरे में। क्या मैं गालियों का समर्थन कर सकता हूं? लेकिन ये बात मैं भी जानता हूं और कहता हूं कि जब व्यक्ति की सुनवाई नहीं होती है, लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार मर्यादित भाषा का उपयोग करने से मेरी बात सुनी नहीं जा रही है, शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए मेरी बात सुनी नहीं जा रही है, तो लोग गाली भी देते हैं, लोग हिंसा भी करते हैं, पत्थर भी चलाते हैं। तो इन चीज़ों को मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा होता है। और जब ऐसा होगा तो मैं केवल उन बच्चों को जिम्मेदार तो ठहराऊंगा नहीं। मैं ये तो कह सकता हूं कि बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो लोग जिम्मेदार हैं, असली गुनहगार हैं, उनकी जिम्मेदारी को मैं बच्चों के सिर पर तो पूरा का पूरा डाल नहीं पाऊंगा। तो समझदार हो जाइए, थोड़ा आगाह हो जाइए। ये बड़े गंभीर मामले हैं। और देखो, ये सारा जो है ना, मैं कोई एक्सपर्ट तो इन चीज़ों का हूँ नहीं, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। और जर्नलिस्ट जो होता है वो बेसिकली जनरलिस्ट होता है, वो कि वो सब चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखता है। शायद वो अपने पेशे का तो विशेषज्ञ होता है, लेकिन जो ये तमाम जो मुद्दे होते हैं, इन चीज़ों का शायद वो विशेषज्ञ नहीं होता। तो आप विशेषज्ञ कमेटी आपने बनाई है, आप बनाइए, सभी राज्यों में भी बनाइए, केंद्र में आपने बनाया है। ईमानदारी देखो, अगर सोच में होगी तो हो जाएगा। ईमानदारी अगर सोच में नहीं होगी तो कोई कानून बना लो। अभी निर्भया का गैंगरेप हुआ दिल्ली में, इतना बड़ा आंदोलन हुआ। इस छात्र आंदोलन से छोटा आंदोलन तो वो आंदोलन भी नहीं था। आनन फानन में सरकार ने कानून बनाया, देखने घूरने तक के खिलाफ भी कानून बनाए गए भाई। अब आप सोचो, फांसी की सजा तक के भी प्रावधान कर दिए गए, लेकिन कहां पे रेप रुका है बताओ, कहां पे रेप रुका है? अब उसमें कितनी बातें हमको जानकारी मिल रही है, कितनी बातें अखबारों में छप रही हैं, कितनी बातें टीवी चैनलों पर आ रही हैं, कितनी घटनाओं के खिलाफ लोग आंदोलित कर रहे हैं, वो दूसरा मुद्दा है। लेकिन कहां पे रेप रुक गया? तो जब आप एक कानून बना दोगे और कहोगे कि बड़ा कठोर कानून मैंने बना दिया, और आपको करना क्या पड़ता है कि 2024 के कठोर कानून को 2026 में और कठोर कानून बनाना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है। और जब आप फेल हो जाओगे, मंशा आपकी साफ नहीं होगी, इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं होगा, सिस्टम में ईमानदार लोगों को आप नहीं बिठाओगे, तो 2026 के कठोर कानून को 2028 में फिर से आपको और कठोर बनाने का ढोंग करना पड़ेगा। तो ऐसा काम मत करो जैसे निर्भया कानून के मामले में हुआ है। एक रेप कहीं नहीं रुका है। घटनाएं ढेर सारी होती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं होती हैं जो विचलित कर देती हैं। मैंने अखबारों में कुछ पढ़ा, उड़ता उड़ता मैंने पढ़ा। अब मीडिया में इतनी खबरें आती कहाँ हैं? किसी एक लड़की को मार के, 16-18 साल की लड़की को मार के पटना में एक मंत्री के निवास की बाउंड्री के बाहर कूड़े के ढेर पर फेंक दिया गया। अब उसके माँ बाप इतने गरीब थे या कमजोर थे या डरे हुए थे, भगवान जाने क्या था, उन लोगों ने उस मामले को आगे ही नहीं बढ़ाया। और अगर वो लोग कमजोर थे, आगे नहीं बढ़ाया, तो समाज हमारा इतना मरा हुआ है कि समाज ने भी आगे नहीं बढ़ाया, पुलिस ने आगे नहीं बढ़ाया, सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया। न जाने कौन लड़की थी, किसने उसको मार के फेंक दिया। ऐसे तो घटनाएं होती नहीं है। तो ये देखो, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं। देश में सारे कानूनों के रहते हुए घटनाएं हो रही हैं। अगर ईमानदार व्यवस्था हो तो कम सज़ा के साथ भी आप मजबूती से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेईमान व्यवस्था हो तो फांसी, उम्र कैद लगा के भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। देश की सबसे बड़ी संस्था सीबीआई, कहीं कोई घटना होती है तो सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच की लोग मांग करते हैं। लेकिन सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड आप उठा के देख लीजिए भाई। सीबीआई बस एक ढकोसला बन के रह गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तोता गलत थोड़े कहा था उसको, तोते से बदतर उसकी स्थिति है। तो मेरा ये कहना है कि नागरिकों को फ्रस्ट्रेट मत कीजिए, और हम लोगों को भी फ्रस्ट्रेट कर दीजिए तो कोई बात नहीं यार। अब 50 पार हो गए हैं, उम्र इतनी हो गई है, या फ्रस्ट्रेशन झेलने की भी आदत हो गई है। और लेकिन इन बच्चों को, जिनके सामने पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी, पूरा भविष्य पड़ा हुआ है, जो ये देश के कर्णधार हैं, भविष्य हैं, और हम लोगों की भी, सब लोगों की उम्मीद है, उनको फ्रस्ट्रेट मत कीजिए भाई अपनी राजनीति और अपने भ्रष्टाचार के लिए।
आपके बच्चे विदेश में पढ़ें, हमारे बच्चे सड़क पे लाठी खाएं और उन बच्चों को आप संस्कारों की दुहाई देकर संस्कारों का पाठ पढ़ाएं, तो मेरे जैसा आदमी कहेगा। आप मुझे गाली का समर्थक डिस्टॉर्ट करके मेरी बातों का घोषित कर दें तो कर दें, लेकिन मेरे जैसा आदमी कहेगा कि पहले अपने संस्कार देखो, पहले इन भ्रष्टाचारियों के संस्कार, उनको संस्कार सिखाओ, उनको बताओ कि भ्रष्टाचार ही देशद्रोह है। इस देश में मैंने कल भी कहा था कि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति नहीं बोलता है भारत मुर्दाबाद। जिन लोगों पर पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने के आरोप लगाए जाते हैं, उन लोगों में से भी एक व्यक्ति भारत मुर्दाबाद नहीं बोलता है इस देश में। तो भारत मुर्दाबाद नहीं बोलते हुए अगर सड़कें टूट जा रही हैं, पुल गिर जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, भारत माता की जय हर रैली में, हर सभा में, हर संबोधन में 3 बार नारा लगाने के बाद, वंदे मातरम गाने के बाद, जनगण मन अधिनायक पे सैल्यूट करने के बाद अगर ये सब हो रहा है तो देशद्रोह क्या है और देशद्रोही कौन है? मुझे इस सवाल का जवाब तो चाहिए। तो देश प्रेम जो है, भारत माता की जय बोलना एक पैमाना उसका हो सकता है कि मैं भारत माता की जय बोलता हूं या नहीं बोलता हूं, लेकिन ये सारा कुछ नहीं है। उसके 100 पैमाने हैं, उसमें से एक पैमाना तुम इसको बता सकते हो। मैं भारत माता की जय बोलकर भारत माता की छाती में भाला भोंक दूं, जैसे बापू को प्रणाम करके गोली मार दी छाती में। तो ऐसे प्रसंग मौजूद हैं इतिहास में भाई। महात्मा गांधी को पैर छू के बताया जाता है कि पैर छुआ और फिर गोली मारी। तो भारत माता की जय बोलकर भी लोग भारत माता की हत्या कर रहे हैं, भारत माता की आत्मा पर चोट कर रहे हैं। तो ये काम मत कीजिए और देश में, समाज में सद्भाव का वातावरण तैयार करिए। ये जातियों के नाम पे लड़ाई, ये संप्रदायों के नाम पर लड़ाई, छोटे छोटे बच्चों को के मन में संप्रदाय का, जातिवाद का जहर घोलना, चाहे वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर हो, चाहे वो यूजीसी जैसे कानूनों के नाम पर हो, चाहे वो SC ST एक्ट के नाम पर हो। हमको जाति संप्रदाय विहीन समाज बनाने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूं कि 4 वर्ण की व्यवस्था वाले मनुस्मृति को तुम जलाते हो और 4000 जातियों वाली व्यवस्था को तुमने चट्टान से भी ज्यादा मजबूत बना दिया है। हर व्यक्ति इस देश में जातिवाद के खिलाफ बोल रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति जाति छोड़ना नहीं चाहता है। ये कैसी व्यवस्था तुमने बना दी भाई? अगर जातिवाद बुरा है तो जाति को खत्म करो ना भाई। मेरी एक जाति, तुम्हारी दूसरी जाति, तीसरी जाति उसकी, चौथी जाति इसकी क्यों है? हम सभी भारतीय क्यों नहीं है? तो इन सारी चीजों पे बात करो। बच्चों के साथ धोखा मत करो। बच्चों के साथ धोखा करोगे तो हम लोग बोलेंगे, और हम लोग बोलेंगे तो फिर मर्यादा का और इन सब चीजों का पाठ मुझे मत पढ़ाना, क्योंकि हम मर्यादा बहुत ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये फ्रस्ट्रेशन में डालने वाली चीजें हैं। और झारखंड में घटना होती है, झारखंड की सरकार कार्रवाई नहीं करती है, निंदा है, पूरी निंदा है। वहां के मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। कर्नाटक में होता है, कर्नाटक के मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। मुझे कोई इस बात की परवाह नहीं है कि कहां पे कांग्रेस की सरकार है, कहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, कहां पे भाजपा की सरकार है। मैं चाहता हूं कि सारे चोर एक दूसरे के इस्तीफे ले लें और फिर हम लोग जो है सो पार्टी करेंगे। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है, क्योंकि मैं इस विषय का एक्सपर्ट नहीं हूँ। बस मेरे कंसर्न है, मेरी चिंताएं हैं, मेरी संवेदनाएं हैं बच्चों के साथ, इसलिए मैंने अपने विचार कुछ रखे। और अगर मुझे कोई इस पर डॉक्यूमेंट तैयार हो, पेपर तैयार करना हो, तो मैं और मुकम्मल तैयारी के साथ करूँगा। तो मेरी बातें मुकम्मल नहीं हैं। मेरी बातों में आप सब लोग अपनी अपनी बातें जोड़कर इस चीज़ को आगे बढ़ाइए। बच्चों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। और बच्चे ही भगवान का स्वरूप हैं और बच्चे ही देश का भविष्य हैं। अगर उनके साथ भी धोखा हुआ तो मंदिर में धोखा कर लेते हो, मस्जिद में धोखा कर लेते हो, चर्च में धोखा कर लेते हो, बच्चों के साथ धोखा कर लोगे, तो भाई तुम्हारे ऊपर हम फिर भरोसा क्यों करें? तुमको हम अपना नेता क्यों माने? तुमको हम अपना मार्गदर्शक क्यों माने? तुमको अपना अभिभावक क्यों माने? जब तुम किसी को बख्शने के लिए तैयार नहीं हो तो भारत के नेताओं, भारत के राजनीतिक दलों, भारत की सरकारों, सुधर जाओ। ये बहुत बच्चों ने बढ़िया अलार्म जगाया है और गड़बड़ मत करो आप लोग, क्योंकि ये आक्रोश केवल बच्चों तक नहीं है, ये आक्रोश पूरे देश में फैल रहा है और ये आक्रोश फैलेगा तो इस आक्रोश से कोई बचेगा नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।